हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। देखिए, आज की जो न्यूज़ है इसका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था। ये वेस्ट बंगाल के ऊपर है, जहां वेस्ट बंगाल में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था, तो उससे रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा है इस केस में। देखिए, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एसआईआर होता क्या है। पिछली वीडियोस में भी हमने एसआईआर के बारे में देखा है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि एसआईआर है क्या। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज एन एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका क्या काम है, इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराना। टू इंश्योर दैट ऑल एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का मतलब मतदाता सूची जो होती है, आपकी वोटर लिस्ट जो होती है, एंड दैट नो इनएलिजिबल वोटर इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। तो बेसिकली जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं वो ही हमारी जो वोटिंग लिस्ट है, जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, उसी में रहनी चाहिए। और ऐसे वोटर्स जो इनएलिजिबल है, मतलब यानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ऐसे अगर लोग जब इंडिया में आते हैं तो इसलिए ये एसआईआर जैसी रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि जो एलिजिबल इंडियन, देखिए, जो हमारा वोटिंग राइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है। नॉन सिटीजन्स राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक और चीज़ याद रखिए कि हमारा जो राइट टू वोट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये चीज़ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फंडामेंटल राइट है, जबकि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है। ये चीज आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। द एसआईआर एम्स टू इंश्योर दैट इलेक्टोरल रोल अक्रॉस इंडिया आर एक्यूरेट। तो देखिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए और इंक्लूसिव होने चाहिए। द नेशन वाइड एसआईआर प्रोसेस वाज अनाउंस्ड ऑन 27 अक्टूबर 2025। तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था, कब ये अनाउंस हुआ था कि इंडिया में एसआईआर होगा? 27 अक्टूबर 2025 को ये अनाउंस किया था। और किसने अनाउंस किया था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। तो देखिए, कभी आपसे पूछा जाए कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञानेश कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन कहां पर दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहां प्रोवाइडेड है इलेक्शन कमीशन के बारे में? तो आर्टिकल 324 याद रखिएगा of the Constitution of India and Section 21 Clause 3 of Representation of People's Act 1951। तो देखिए, ये जो हमारा एक्ट है Representation of People's Act, तो देखिए ये हमारा जो राइट टू वोट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। कहाँ पर है? Representation of People's Act 1951 में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिवाइज electoral roll across the country in any state without permission from any authority। तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो इस तरह की जो प्रोसीजर है, जो एसआईआर है, वो कंडक्ट करा सकती है किसी भी स्टेट में, और उसको प्रायर अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है, तो इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटेंसिव रिवीजन्स हैव बीन कैरिड आउट 13 टाइम्स। तो देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है, 13 बार ये हमारे जो भारत के इतिहास में पहले भी एसआईआर हो चुका है। और लास्ट टाइम कब कंडक्ट हुआ था? 2004 में ये हुआ था, उसके बाद ये अब हो रहा है। तो पर्पस क्या है इसका, क्यों ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको एसआईआर कंडक्ट कराने की जरूरत पड़ती है? तो उसका पर्पस क्या है, पर्पस देखते हैं। किसी भी चीज का पर्पस जानना जरूरी है। रिवाइज करने के लिए इलेक्टोरल लिस्ट मतलब जो आपकी मतदाता सूची है उसको अपडेट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, जैसे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, इसलिए एक हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं जो वोटिंग एज में आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और, जो हमारा राइट टू वोट है, ये मैंने आपको बताया कि हमारा ये क्या है, स्टैट्यूटरी राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक अमेंडमेंट आई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 जिसने क्या किया था, जो हमारी वोटिंग एज है, वोटिंग एज पहले ना 21 ईयर्स थी, 21 साल थी, लेकिन जब ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 आया तो जो वोटिंग एज थी उसको कम करके 18 साल कर दिया था। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो पता होना चाहिए कि भाई पहले तो वोटिंग राइट थी हमारी 21 साल की, लेकिन अब जो भी बच्चा 18 साल का, देखिए 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं माइनर, जो भी 18 साल से कम उम्र के हैं उनको बोलते हैं माइनर। और जब भी कोई 18 साल का या उससे ऊपर का हो जाता है तो वो कहलाता है मेजर। तो जब भी कोई बच्चा 18 साल की उम्र का होता है या 18 साल के ऊपर की उम्र का होता है तो उसके पास एक राइट टू वोट आ जाता है, वो वोटिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले ये एज 21 साल थी, लेकिन जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 आया तो जो वोटिंग एज है उसको घटा के 18 साल कर दिया। नेक्स्ट क्या है, हाई लेवल्स ऑफ माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन का क्या मतलब है, लोग कभी कभी एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे जॉब के लिए हो या फिर किसी शादी के बाद हो जाते हैं या फिर किसी भी पर्सनल रीजन से जब लोग एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट चले जाते हैं तो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए उनका जो वोटिंग राइट है उसके लिए ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक इंसान आज बंगाल में है, कल किसी दूसरी स्टेट में हो गया, ट्रांसफर शिफ्ट हो गया या जो भी रीज़न है, तो पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट कर रहे हैं, तो एक इंफॉर्मेशन के लिए। तीसरा, द एडिशन ऑफ न्यू एलिजिबल वोटर। अब न्यू एलिजिबल वोटर कौन से हो गए, जो भी बच्चे 18 साल की उम्र से ऊपर के हो गए हैं तो वो अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवा सकते हैं और उनको राइट टू वोट आ जाता है 18 साल की उम्र के होते हुए, जब वो हो जाते हैं 18 साल के। तो बेसिकली जो नए एलिजिबल वोटर है उनको ऐड करना इस लिस्ट में। अनरिपोर्टेड डेथ, तो देखिए जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाने ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ का मिसयूज़ बहुत होता है इलेक्शन में। मान लीजिए अगर कोई बंदा एक्स है, इसकी डेथ हो जाती है और अगर नहीं अपडेट कराते तो क्या होता है कि ऐसे लोगों का जो वोटिंग राइट है वो एक्सप्लॉइट होता है, कोई उनकी जगह जाके वोट कर आता है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि कितनी रिपोर्टेड डेथ है और जिसके बेसिस पे ये जो लिस्ट है उसको अपग्रेड या अपडेट किया जा सके। टू रिमूव द नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स, तो फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स क्या हो गए, फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स कौन से हो गए, जो आपके बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो दूसरी नेबरिंग कंट्री से आ जाए, तो उन लोगों को बोलते हैं फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स, जो गलत रास्ते से बिना वीज़ा के ऐसे लोग जो आते हैं उनके लिए उनके नाम हटाने के लिए। तो बेसिकली ये पर्पस है SIR का, इसलिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करानी ज़रूरी होती है, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी जो सरकार है उसको। अब अपनी न्यूज़ पे आ जाते हैं। तृणमूल वेलकम सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन SIR, कॉल्स इट बिग विक्ट्री फॉर बंगाल। तो देखिए हमें पता था कि कुछ दिन पहले जो ममता बनर्जी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की CM है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी, उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया है। देखिए जो ममता बनर्जी है उनका कहना है कि जो SIR प्रोसेस है ये एक गलत तरीके से कराया जा रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, 58 लाख पीपल के नाम हटा दिए गए थे। मतलब सोचिए इतनी भारी तादाद में इतने सारे लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया था और जो रीजंस दिए गए थे बड़े वेग रीजंस थे। तो इस वजह से जो CM है उनको सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना पड़ा और अपना मुद्दा रखना पड़ा, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने देखते हैं क्या विक्ट्री दी है बंगाल को। रूलिंग पार्टी से EC's unilateral move, EC means Election Commission, unilateral move to parachute micro observer exclusively into West Bengal blown apart. LOP Survendra Adhikari says BJP reserves the right to challenge the final voter list। तो बेसिकली जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है वो कह रहे हैं ये लिस्ट जो फाइनल जनरेट होगी, अगर इसके अंदर कुछ गलत तरीके से वोटर्स को ऐड किया गया तो दे हैव ऑल द राइट टू चैलेंज इट। The Trinamool Congress
टीएमसी, तो देखिए ये पार्टी है ममता बनर्जी की। ऑन मंडे वेलकम द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, मतलब इंटरवेंशन मतलब किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में आपके भाई बहन की लड़ाई हो रही है, तो आपकी मदर इंटरवीन करेंगी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं इंटरवेंशन। In the case pertaining to ongoing special intensive revision of the electoral roll in West Bengal and called it a big victory for the state. तो basically सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़े बहुत रिलीफ हैं जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को दिए हैं इस SIR के प्रोसेस से रिलेटेड। The court said that micro observer appointed by the Election Commission cannot take decision and directed the West Bengal government to make Group B officers available for the SIR exercise। तो कोर्ट क्या कह रही है कि देखिए, एक ममता बनर्जी ने ये भी दलील रखी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्शन कमीशन है वो माइक्रो ऑब्जर्वर वेस्ट बंगाल में लेके आए हैं दूसरी स्टेट से, जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ से जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनको लेके अपॉइंट कर दिया है वेस्ट बंगाल में, जो ये सारा प्रोसेस देख रहे थे, वोटर लिस्ट वगैरह देख रहे थे। तो उनका ये कहना था कि आप किसी दूसरी स्टेट से क्यों लेके आ रहे हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स और हमारी स्टेट के क्यों नहीं यूज कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, जो ये ऑफिसर ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं, अब जो स्टेट है वेस्ट बंगाल की वो प्रोवाइड कराएगी, और जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वर अभी वेस्ट बंगाल में है वो तुरंत छोड़ के वापस अपने जहां से भी वो आए हैं, जिस भी स्टेट से आए हैं वहां लौट जाए। और अब वेस्ट बंगाल के जो ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं वो एज अ माइक्रो ऑब्जर्वर वहां पे लगेंगे। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हु अपीयर्ड इन कोर्ट इन पर्सन ऑन February 4। तो देखिए, टू अपीयर इन पर्सन मतलब जब हम खुद कोर्ट में फिजिकली अपीयर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं टू अपीयर इन पर्सन। हेड on February 4 had said micro observers were being engaged only in West Bengal and not in any other state where the SIR is going on। तो वो कह रही है कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, बाकी किसी स्टेट में नहीं किया जा रहा। The Honorable Supreme Court has delivered a stinging rebuke to Election Commission arbitrary overreach. In unequivocal term, the court has ordered the micro observers can only assist ARO, ERO and ARO। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनका टास्क सिर्फ असिस्ट करने का होता है, ना कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उनके पास। And that the final authority rests solely with the ERO। तो बेसिकली एक बार हम हायरार्की देखते हैं, हायरार्की क्या रहती है। तो देखिए, ये आपकी इलेक्शन कमीशन है, कैसे आपके ऑफिसर्स की हायरार्की रहती है एक बार वो देखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके टॉप पे आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इसके नीचे क्या आता है हायरार्की में, DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। उसके नीचे क्या आते हैं ERO, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ERO और AERO। ये क्या होता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO या फिर AERO, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो बेसिकली ये ऑफिसर्स है। और सबसे एंड में आपका आता है BLO, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। तो ये इलेक्शन कमीशन की हायरार्की है, इस तरीके से ऑफिसर्स की हायरार्की है। तो एक बार आप देख लीजिए, और हम जो बात कर रहे हैं वो इन ऑफिसर्स की कर रहे हैं। सो Further, the court has directed that 8,505 Bengal officials be tagged to ERO to support the SIR process, the Trinamool Congress stated in a post on social media. West Bengal ruling party said that the development blown apart the EC मतलब इलेक्शन कमीशंस यूनिलेटरल मूव। यूनिलेटरल मतलब जब एक पार्टी अपने आप से कर रही हो, दूसरी पार्टी से कोई पूछ ना रहा हो। एक यूनिलेटरल होता है, एक होता है बायलेटरल। यूनिलेटरल में ओनली वन पार्टी इज इन्वॉल्व, और बायलेटरल में जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। Move to parachute micro observers exclusively into Bengal to influence, intimidate and manipulate the process. It added that constitutional vandalism, मतलब vandalism का क्या मतलब हुआ, गुंडागर्दी,
has now been struck down by the highest court. Highest court मतलब Supreme Court of the land and termed it a big victory of for democracy. SIR in final stage. तो वेस्ट बंगाल में जो SIR प्रोसेस है वो अपनी फाइनल स्टेज में चल रहा है अभी. The SIR process in its final leg in West Bengal with the state chief electoral officer seeking an extension of 7 days. The TMC leadership led by Miss Banerjee, मतलब यहाँ ममता बनर्जी की बात हो रही है, has opposed the SIR exercise in the state and called it an attempt to remove names of genuine people from the electoral roll. तो बेसिकली ममता बनर्जी ने कहा था कि जो जेन्युइन लोग हैं उनका भी नाम हटाया जा रहा है. देखिए उनकी एलिगेशन थी कि 2026 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने हैं. तो वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस होने हैं तो इतनी जल्दी SIR का प्रोसेस कंडक्ट कराने की ज़रूरत क्या है. उनका ये कहना था कि इस प्रोसेस में लगभग 2 साल लगते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी 2 महीने में ही ख़त्म कराया जा रहा है. तो उनका ये कहना था कि ये जानबूझ के जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी वो करा रही है ताकि जो ममता बनर्जी हैं वो इलेक्शंस हार जाएं और जो ये वेस्ट बंगाल है उसकी पावर बीजेपी के हाथ में आ जाए. ऐसा ममता बनर्जी ने बोला था कोर्ट में. लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन इन द असेंबली सुरवेंद्र अधिकारी सेड दैट द ruling party desperate attempt to remove micro observer have been proven. तो बेसिकली वो कह रहे हैं जो ऑपोजिशन के हैं कि जो ममता बनर्जी है उनका एक डेस्परेट अटेम्प्ट था कि वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटा दे. देखिए ममता बनर्जी कह रही थी माइक्रो ऑब्जर्वर चाहिए तो आप वेस्ट बंगाल से ही ले लेते, आपने दूसरी स्टेट से क्यों मंगवाए माइक्रो ऑब्जर्वर्स, जो कि जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे थे. कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही थी. इनका काम सिर्फ असिस्ट करने का था, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कैसे बन गए. The doors that Mamata Banerjee and the Trinamool Congress have opened at the Supreme Court will leave all the responsibility with the ERO. अभी हमने ERO देखा था, Assistant Electoral Registration Officer, and ERO, Electoral Registration Officer, if suspicious voter are included in the voter list. अगर कुछ suspicious जिसपे मतलब डाउट है, अगर ऐसे वोटर लिस्ट में लोग इंक्लूड होते हैं as a party and as individual voters, we will also have full right to challenge this after the final voter list is published. तो देखिए अभी जो फाइनल वोटर लिस्ट आनी है वो अभी बाकी है. तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है वो कह रहे हैं कि अगर इस लिस्ट में कुछ सस्पिशियस वोटर नजर आए तो वो चैलेंज कर देंगे इस फाइनल वोटर लिस्ट को. The BJP has been demanding purification of electoral roll in the state. In the state, the party said it will allow the assembly elections, which is likely. The party said it will not allow the assembly elections, which is likely to be held in the next few months, to take place unless SIR exercise is held properly. After publication of the draft electoral roll in December last year, the names of 58 lakh voters, तो कितने सारे लोग हैं, 58 lakh voters के नाम डिलीट कर दिए गए, were deleted in the state under the category such as death, कि उनकी डेथ हो गई, परमानेंट एड्रेस शिफ्ट या फिर अनट्रेसेबल. तो देखिए इन रीजंस की वजह से 58 लाख लोग जो वोटर्स हैं उनका वोटिंग लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया गया और उनको कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी. कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि देखिए हम जिंदा हैं और हमें मृत घोषित कर दिया है. जो लड़कियां शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर लेती हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया. तो बेसिकली कोई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. तो इसी वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने सजेशंस दिए हैं. तो देखिए कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो SIR का प्रोसेस है ये तो रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए. जो ये प्रोसेस है एक अच्छे वे में होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट एक फेयर वे में होना चाहिए. तो देखिए इस पैसेज से रिलेटेड अब टर्म्स है. Supreme Court, the highest judicial authority in India, which has the final power to interpret the constitution and laws. तो देखिए सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अदालत है. उसके बाद हमारी हाई कोर्ट आती है, जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं. तो बेसिकली दिस इज द हायरार्की. तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. For
For example, the Supreme Court intervened in the electoral roll revision process in West Bengal. Next term is judicial intervention. Interference by a court in an ongoing administrative or governmental action to ensure legality and constitutional compliance. The Supreme Court's intervention restricted the power of micro observers. तो basically जो micro observers को power मिली हुई थी, कोर्ट ने बस बोला they can only assist, इनके पास decision making authority नहीं है. Electoral roll, official list containing the names of eligible voters in a constituency. For example, the SIR process involved revision of electoral roll in West Bengal. तो देखिए ये easy से terms हम पहले भी इसको देख चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं. Spatial intensive revision, ये हमने अभी भी देख लिया, फिर से देखते हैं. A detailed and comprehensive review of electoral roll conducted to remove ineligible voters and update record. तो basically purpose क्या है? To remove ineligible voters और दूसरा अपडेट करने के लिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है. द इलेक्शन कमीशन इनिशिएटेड SIR इन वेस्ट बंगाल. तो देखिए ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है, बाकी स्टेट्स में भी SIR का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कहाँ प्रोवाइडेड है? ये अंडर आर्टिकल 324. रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. तो इसका काम क्या है? इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, द ECI अपॉइंटेड माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर SIR एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज माइक्रो ऑब्जर्वर्स. ये कौन होते हैं? ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन टू क्लोजली ऑब्जर्व इलेक्शन रिलेटेड प्रोसेस. तो बेसिकली ये क्लास मॉनिटर का काम करते हैं, अगर आप इसको सरल भाषा में समझे तो इलेक्शन कमीशन इसको अपॉइंट करती हैं. किस लिए करती है? ताकि ये क्लोजली ऑब्जर्व कर पाए जो इलेक्शन रिलेटेड प्रोसेस हो रहा है. नेक्स्ट इज लीगल पोजीशन. एज पर कोर्ट दे कैन ओनली असिस्ट एंड नॉट टेक डिसीजन. तो कोर्ट ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं वो सिर्फ असिस्ट करेंगे, उनका कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी. The court held that micro observers cannot decide voter inclusion or deletion. तो बेसिकली वो खड़े होके बस एक देखेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है. किसी भी वोटर का नाम इंक्लूड करना है, डिलीट करना है, ये उनका जॉब नहीं है. उनको बस देखना है, बेसिकली एक क्लास मॉनिटर वाला काम करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है कि ठीक है सब ठीक ठाक हो रहा है ना. उसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना, जो प्रोसेस चल रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं करना, किसी वोटर का नाम इंक्लूड नहीं करना, किसी का नाम डिलीट नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO. An officially authorized to prepare, revise and maintain electoral roll. The Supreme Court stated that the final authority lies solely with the ERO. तो बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा है? जो फाइनल अथॉरिटी होगी डिसाइड करने के लिए किसका नाम इंक्लूड करना है, किसका नाम एक्सक्लूड करना है, वो किसकी होगी? ERO की. हमने अभी देखा था ना हायरार्की, ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. तो ये हायरार्की है, ये हायरार्की आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. एग्जाम्पल, माइक्रो ऑब्जर्वर्स कैन असिस्ट ERO बट नॉट ओवरराइड देम. तो सिर्फ ये असिस्ट करेंगे. अच्छा हम इस पॉइंट पे थे. द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट फाइनल अथॉरिटी लाइज solely with the ERO. Next is Assistant Electoral Registration Officer, AERO. An officer who assists ERO. तो बेसिकली इनको जो ERO को असिस्ट करते हैं वो होते हैं Assistant ERO. In electoral roll preparation and revision. Example, micro observer can assist ERO but not override them. Next is final authority, the ultimate legal power to make binding decisions. Example, the Supreme Court clarified that the final authority rests with the ERO and not observers. Observers मतलब micro observers. Constitutional overreach,
when an authority exceed the limit set by the constitution, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए कोई एक लिमिट बनाई है, अगर वो अथॉरिटी उस लिमिट को एक्सीड कर जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच। TMC alleged constitutional overreach by the election commission। तो देखिए जो आपकी इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो TMC मतलब TMC की जो ये जो आपकी वेस्ट बंगाल की जो CM है उनकी पार्टी है TMC, तो उनका ये कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको जो पावर मिली हुई है उस पावर को वो एक्सीड कर रहे हैं। उसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच। व्हेन एन अथॉरिटी एक्सीड, यहाँ अथॉरिटी कौन सी हो गई, इलेक्शन कमीशन, एक्सीड्स द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। The process of removing fake, duplicate और ineligible voters from the electoral list। देखिए प्यूरिफिकेशन क्या होता है, प्यूरिफाई करना, साफ करना, साफ सफाई करना। तो बेसिकली जो SIR का प्रोसेस है ये भी इसलिए करा जा रहा है ताकि जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती है उसके अंदर जो फेक लोग हैं, जो डुप्लीकेट है, जो गलत तरीके से वोटर ID जिनकी बनी हुई है, ऐसे लोगों को अलग कर देना और जो जेन्युइन वोटर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही इसमें ऐड रखना। बीजेपी डिमांडेड प्यूरिफिकेशन बिफोर असेंबली इलेक्शन। तो बेसिकली बीजेपी ने डिमांड किया था कि क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं तो SIR प्रोसेस यहाँ पर कंडक्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी ये एलिगेशन लगा रही थी कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो गलत तरीके से इस वोटर लिस्ट में ऐड किए गए हैं, इसलिए वेस्ट बंगाल में ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, a preliminary voter list published for objections and corrections before finalization। तो एक ड्राफ्ट क्या होता है, एक रफ एप्लीकेशन समझ लीजिए, एक रफ ड्राफ्ट जिसके अंदर अभी जो फाइनल लिस्ट नहीं है अभी। करेक्शन बिफोर द फाइनलाइजेशन, for example large scale deletion were made after the draft rule was published। next is right to challenge, the legal right to contest a decision through lawful procedures। जैसे इस केस में कहने हैं कि अगर कोई सस्पिशियस वोटर ऐड हुआ तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है वो क्या करेंगे, इसको चैलेंज कर देंगे जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। वोटर कैन चैलेंज wrongful deletion after the final rule is published। Next is free and fair elections, a constitutional principle assuring elections are conducted without bias, manipulation or coercion। For example, the Supreme Court's directions aim to protect free and fair elections। So basically जो भी elections है इंडिया में, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है और जो इलेक्शंस है वो एक बेसिकली फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम, granting additional time for completion of a legal or administrative process। तो बेसिकली अगर कोई टाइम लिमिट फिक्स करी है तो उसको एक्सीड करके जब एडिशनल टाइम दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम। बेसिकली अगर किसी को बोला है कि आपका एक टास्क है जो आपको 15 दिन में खत्म करना है, 15 डेज में आपको ये टास्क खत्म करना है, तो मान लीजिए अगर 15 दिन में वो टास्क नहीं खत्म हो पाता तो और एडिशनल टाइम दे देते हैं 7 दिन का। तो जो ये एडिशनल टाइम देते हैं ना 7 डेज का, जो भी डेज है, जैसे 15 दिन में अगर किसी का कोई टास्क है वो नहीं खत्म होता और उसको एडिशनल टाइम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 7 डेज का, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम, है ना। इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम कि जब एक तय समय सीमा में कोई कार्य नहीं खत्म हो पाता तो एक फर्दर पीरियड दे देना, एक फर्दर एक्सटेंशन दे देना। For example, the chief electoral officer sought a 7-day extension for SIR। तो देखिए अभी MCQs है। According to the Supreme Court, who has the final authority in matters related to electoral revision? तो किसके पास final authority है? माइक्रो ऑब्जर्वर्स के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी?
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, जिसको हम ERO भी बोलते हैं। तो इनके पास फाइनल अथॉरिटी होगी डिसाइड करने के लिए कि किस वोटर को इंक्लूड करना है, किस वोटर को एक्सक्लूड करना है। मतलब इसका मतलब ये हो गया जो भी इनएलिजिबल वोटर्स हैं उनको एक्सक्लूड करना और जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड करना। तो ये ERO डिसाइड करेगी। The court held that final decision making power rests solely with ERO, not micro observers, because micro observers का टास्क क्या रहेगा? Just to assist। सिर्फ असिस्टिंग का प्रोसेस, सिर्फ असिस्टिंग की पावर होगी उनके पास, सिर्फ असिस्ट करेंगे, क्लास मॉनिटर की तरह काम करेंगे, देखेंगे कि ठीक ठाक सब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the role of micro observers as clarified by the Supreme Court is to decide voter inclusion, remove suspicious voter, assist ERO and AERO या फिर सुपरवाइज द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स है उनका क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या रोल रहेगा उनका? टू असिस्ट ERO एंड AERO। So micro observers can only assist and not take decisions. Next is under which constitutional provision does election commission authority does the election commission derives its authority। तो जो ये इलेक्शन कमीशन है ये कहाँ से अपनी अथॉरिटी डिराइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन है जो डील करता है इलेक्शन कमीशन से? हम बार बार डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 324। तो C is the correct answer। Next is Article 324 vests the election commission with powers to conduct elections। तो बेसिकली आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन की जो पावर है जिसमें वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ SIR? SIR का पर्पस क्या है? कंडक्ट इलेक्शंस, एलोकेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपडेट एंड वेरीफाई इलेक्टोरल रोल या फिर अपॉइंट इलेक्शन ऑब्जर्वर्स। तो क्या टास्क है इसका SIR का? टू अपडेट एंड वेरीफाई इलेक्टोरल रोल। तो मतदाता जो सूची है उसको अपडेट करना, जो वोटर्स को ऐड करना है उनको ऐड करना, जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में आ गए हैं उनको एक्सक्लूड करना। SIR फोकस ऑन अपडेटिंग, करेक्टिंग एंड वेरीफाइंग वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट को अपडेट करना, गलत है तो करेक्ट करना और अगर कोई गलत तरीके से आ गया है तो उसको वेरीफाई करके हटा देना। Which principle is directly involved when courts intervene to ensure electoral fairness? So, which principle is directly involved when courts intervene to ensure electoral fairness? So, natural justice, rule of law, free and fair elections या फिर separation of power. So, option number C, free and fair elections. Judicial intervention in election matters primarily guards free and fair elections, a core constitutional value. तो ये आपके MCQ थे इस पैसेज से रिलेटेड। कोई भी अगर ऐसा क्वेरी है जो नहीं, कोई कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और एक बार खुद भी इस न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। कुछ और भी गाइडलाइंस हैं जो कोर्ट ने इसमें पास करी है, एक बार उससे गो थ्रू करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।